अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमने वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्कस करना है और इसमें जो भी एमसीक्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। उससे पहले अच्छी बात कर लेते हैं। सूरह बकरा में पारा नंबर 2 आयत नंबर 215 में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च करो तो वो माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और राहगीर के लिए है, और जो भलाई करो बेशक अल्लाह उसे जानता है। हज़रत सैयदना सलमान बिन अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरदार दो जहानों के ताजवर अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्कीन पर सदका करना एक सदका है और रिश्तेदार पर सदका करने में दो सदके, एक सदका और दूसरा सिला रहमी का। इब्न खुज़ैमा में यह हदीस है। हज़रत सैयदना उम्मे कलसूम बिन वहाँ रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका कीना परवर रिश्तेदार, यानी कि ऐसा रिश्तेदार जो आपको नुकसान पहुँचाता हो, बातें करता हो, उस पर किया जाने वाला सदका है। तो अल्लाह ताला हमें अपने रिश्तेदारों की गलतियों को बर्दाश्त करने और उन पर अच्छा हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट है ये हमारा बड़ा ही अहम है कि इसके अंदर हमारा जो मेजर सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा होता है, जो कि इसको मेंटेन कर रहा होता है, वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, किडनी। तो एक पूरा ओस्मोलाइट, ये एक पूरा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से हमारे ये इम्बैलेंस रहते हैं। तो अब पहला सवाल है कि इनमें से कौन सा कॉमन काज है हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर आप इसको ट्रेस बैक करें तो एसिड बेस में शायद आपने पढ़ा हो, एक चीज़ होती थी नेगमा, नॉर्मल एनायन गायब मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और उसका दूसरा नाम होता है हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि जब पोटाशियम कम होता है ना, क्लोराइड बढ़ जाता है, तो ये भी होता है। तो ऑप्शन ई के अलावा जो ये चार ऑप्शन है ना, ये नेगमा के हैं। यानी कि आपने नेगमा का पढ़ा था कि डायरिया, आरटीए, एसिटाजोलामाइड थेरापी। ठीक है, आगे ये आरटीए टाइप्स हैं रीनल ट्यूबर एसिडोसिस की। अब ये यूरिट्रोइलियल एनास्मोसिस है ना, ये भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, लेकिन इसमें हाइपरकलीमिया होता है, तो ये तो वैसे रूल आउट हो गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं इन चार के अंदर आपको ऐसी कौन सी चीज़ नज़र आ रही है जो हम इनकाउंटर करते हैं अपनी मेडिकल लाइफ में ज़्यादा। डायरिया सबसे कॉमन है, तो इसका जवाब सीधा सा है, डायरिया है। अब होता क्या है डायरिया के अंदर, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ना बाइकार्बोनेट और पोटाशियम का लॉस हो जाता है। ठीक है, जब आपका बाइकार्ब जिसने बॉडी को पीएच को टुवर्ड बेसिक साइड रखना था वो चला गया तो एसिडोसिस चला जाएगा, पोटाशियम लॉस हो जाएगा तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल है हाइपरनेट्रीमिया जो है ना, जब होता है तो उसके सिम्टम्स कौन से होते हैं। तो ज़्यादातर सिम्टम ना न्यूरोलॉजिकल होते हैं। देखें अब बात जो हाइपरनेट्रीमिया है ना, वो कब होगा, एक आगे सवाल भी आएगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि ग्रेटर देन, जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, ग्रेटर देन 145 मिलीमोल पर लीटर होगा तो वो हाइपरनेट्रीमिया है। लेकिन जिसके ऊपर आपको इंटरवेंशन करनी होती है वो ग्रेटर देन 150 मिलीमोल पर लीटर होता है, 150। अब होता क्या है कि जो हाइपरनेट्रीमिया है ना, ये ज़्यादातर रिलेटिव होता है। रिलेटिव क्या होता है, जब सॉल्वेंट कंपोनेंट कम हो जाता है ना, तो आपका, क्योंकि सोडियम सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मार्कली हमें रेज नज़र आता है। अच्छा, और उसके अलावा आप खुद सोचें, जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर पानी कम होगा, आपका हाइपरनेट्रीमिया डेवलप होगा, उसमें मोलैलिटी ज़्यादा होगी, तो जहाँ पर आप ब्रेन के पास जब आपका एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा तो आपका क्या होगा कि
वहाँ से उस उसकी सेल श्रिंकेज या एडिमा डिवेल्प दोनों हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस वक्त हाइपरनेट्रीमिया या हाइपोनेट्रीमिया। अच्छा, एक तो ये डिपेंड करता है कि हाइपरनेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया कितनी देर में डिवेल्प हुआ है, अगर डिवेल्प हुआ है तो उसकी करेक्शन कैसे की है। इसलिए इसको हम जब हो जाता है हाइपर और हाइपोनेट्रीमिया, इसको स्लोली हम करेक्ट करते हैं ताकि हमारा डीमाइलिनेशन या एडिमा डिवेल्प ना हो ब्रेन के अंदर। तो इसमें हम जवाब दे दिए। अगला सवाल है, ये है वो था हाइपरनेट्रीमिया का, ये है हाइपरकलेमिया। पोटाशियम ज़्यादा है। देखिए पोटाशियम जब ज़्यादा होता है उसके सिम्टम्स भी आते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा पोटाशियम कंसंट्रेशन आप अपने इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर से या इंटरेक्ट आईएससी से भी कर सकते हैं। और आपको ईसीजी के अंदर एबनॉर्मलिटीज नजर आती हैं। ये तीनों ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होगा। अब ये देखें, जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन सोडियम की कितनी गिर जाए तो ये डिवेल्प होता है, स्टोपर सीजर एंड कोमा। अब आपको मैं ये समझाता हूँ। देखें, जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होगी, वाटर ज़्यादा सोडियम कम, ओस्मोलैरिटी क्या होगी, कम होगी। उसके मुकाबले में अगर ब्रेन के सेल होंगे तो वो आइसो ओस्मोलर स्टेट में होंगे, लेकिन जब बाहर उनको हाइपो ओस्मोलर स्टेट मिलेगी तो वहाँ से पानी जाएगा न्यूरॉन्स के अंदर और वहाँ एडीमा काज कर देगा। तो जब एडीमा होता है तो ये जितने भी सीवियर सिम्टम्स हैं, स्टूपर, सीजर, कोमा, ये डिवेल्प हो जाते हैं। और ये डिवेल्प होते हैं जब एक्यूटली बहुत शॉर्ट हो जाए, लेस देन 120 मिलीमोल पर लीटर। और नॉर्मल आपको याद रखना है पोटाशियम की, सोडियम की कितनी है, 135 से लेकर 145 मिलीमोल पर लीटर। अच्छा, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, SIADH। SIADH क्या है, इसमें लफ्ज़ देखिए ADH है। तो ADH बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा। ADH का काम क्या है, पानी को जज्ब करना, पानी को अब्जॉर्ब कराना। दो तरह के रिसेप्टर पर एक्ट करता है, वो हम आगे देखेंगे। अब असल में क्या, जब पानी ज़्यादा आएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका मोस्टली एक्स्ट्रासेलुलर है सोडियम वो कम हो जाएगा, हाइपोनेट्री में हो जाएगा। देखिए हाइपरनेट्री में तो नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, ठीक है, क्रॉस, ये भी क्रॉस। हाइपरनेट्री में तो नहीं होगा, ठीक है। एनी ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि ये दो हो नहीं सकते। अब वैसे भी रूल ऑफ एक्सक्लूजन लगा के यही आपका ठीक बन रहा है, लेकिन इसकी आपको रीजनिंग भी पता हो। हाइपोनेट्री में आपको पता चल गया। यूवोल्यूमिया क्या होता है कि डिस्पाइट जब बॉडी वाटर ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी उसको यूवोल्यूमिया की तरफ लेके जाती है, ठीक है, ताकि जो हमारा नाइट्रोयूरिक पेप्टाइड्स, ताकि कुछ पानी को, ठीक है, वो निकाल देता है इसके ज़रिए, किडनी के ज़रिए, और कोशिश करता है यू वॉल्यूमिक फॉर्म में ले आए उसको। अच्छा, अब एक साल्ट वेस्टिंग डिसऑर्डर होता है कि जिसके अंदर साल्ट लॉस हो रहा हो। देखिए इन सब डिसऑर्डर के अंदर साल्ट लूज होता है, लेकिन कैटेगोरिकली जो बार्टर सिंड्रोम है, दिस इज़ द साल्ट वेस्टिंग डिसऑर्डर। इसमें ना गलत लिखा हुआ था, डी ऑप्शन नहीं है, करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। ऑल दो सिस्टिक रीनल डिजीज़ के अंदर भी साल्ट वेस्टिंग होती है, लेकिन कंपैरेटिवली उसको हम साल्ट वेस्टिंग डिसऑर्डर नहीं कह सकते। और जो रिजोल्विंग क्यूटेबुलर नेक्रोसिस है उसमें भी इतनी वेस्टिंग नहीं होती। तो जब मैंने पहले शायद कराया था, जब 40 नंबर पे मैंने ये गलत कराया था, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सूडो हाइपोनेट्रीमिया। अब देखें, सूडो मतलब फॉल्स, हाइपोनेट्रीमिया मतलब गलत। हाइपोनेट्रीमिया असल में नहीं है, लेकिन बॉडी उसको परसीव कर रही है, या बॉडी नहीं, हमारा जो लैब है उसको परसीव कर रही है कि ये हाइपोनेट्रीमिया। ऐसा कब होता है, देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट को मेजर करने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट आईएससी, उसके अंदर ये सूडो हाइपोनेट्रीमिया नहीं आता। डायरेक्ट आईएससी के अंदर ये चीज़ नहीं आती। अब इनडायरेक्ट आईएससी के अंदर ये क्यों आ जाता है, क्योंकि जब हमारा हाइपर ऑस्मोलर बॉडी कंडीशन होते हैं, यानी कि हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया या पैराप्रोटीनीमिया होता है ना बॉडी के अंदर, तो वो क्या करता है, लिक्विड पोर्शन को कम कर देता है हमारी बॉडी की और सॉलिड कंपार्टमेंट को कंपैरेटिवली ज़्यादा कर देता है। जबकि जो हमारा इनडायरेक्ट आईएससी है वो अज्यूम
उसके अंदर फिक्स होता है कि आपका वही स्टैंडर्ड पार्ट है, इस वजह से वो काम आता है। अब इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, देखें जो है ना हाइपोनेट्रीमिया, वो आइसोओस्मोलर नहीं है, वो हाइपोओस्मोलर स्टेट है, मतलब वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, यही गलत है, पहली ही चीज़ मिल गई। अच्छा, ये हाइपरट्राइग्लिसरीन और पैराप्रोटीनियम में डिवेल्प हो सकता है, इंक्रीज इन सोडिक फेज में आपको समझा चुका हूँ। तो इसका जवाब जो है ना, ये गलत है, मैंने इसको नहीं किया, इसका जवाब ए होना चाहिए। आइसोस्मोलर नहीं होता, हाइपोओस्मोलर स्टेट होती है, इसका जवाब ए होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ठीक है, ये डी ही होगा, मैं गलत आपको बताया, सॉरी कि मैंने रीजनिंग भी लिखी हुई है, मैं भूल गया हूँ, वो एक और सवाल था उसका करेक्ट कराना था। अच्छा देखें, असल में इसकी ओस्मोलैरिटी सेम ही रहेगी, क्योंकि ये फॉल्स है, ये लैब एरर है, इट इज़ नॉट अ बॉडी एरर, ठीक है, इस वजह से ऐसा होगा, तो ये वही ठीक है। अच्छा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, जिसको हम एडीएच भी बोलते हैं, उसके क्या है, देखें आर्जिनिन वैसोप्रेसिन के रिसेप्टर होते हैं V1A और V1B। V1A से वो दो काम करता है, कंट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर स्मूथ मसल और ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है, और V1B रिसेप्टर से वो कराता है कॉर्टिकोट्रोफिन ACTH की रिलीज, ठीक है, तो ये सारी ही ठीक है बातें। अच्छा, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके, मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा। हाइपरनेट्रीमिया मतलब कौन सा ऐसा हाइपर कितनी वैल्यू है उससे ऊपर हम कहेंगे हाइपरनेट्रीमिया। देखें 145 से ऊपर जो है ना, वो हम हाइपरनेट्रीमिया डिफाइंड हो गया। लेकिन अगर ये सवाल थोड़ा सा चेंज होता कि कितनी डेफ वैल्यू के ऊपर हम इंटरवेंशन करेंगे, फिर ग्रेटर देन 150 आएगा, लेकिन इसका जवाब सी है। हाँ, जो मैंने करेक्ट कराना था ऊपर मैं आपको बता दिया था, वो मैंने ये करेक्ट कराना था, पहले मैंने जब डिस्कशन की थी तो मैंने ये करवाया था, तो उस वक्त मेरे जहन में इंटरवेंशन वाला था। अब दोबारा मैंने ना मेट्सकेप से भी देखा, अपनी टेक्स्ट बुक से भी देखा है, तो वो दो कैटेगरीज हैं, डिफाइन इधर ही हो जाएगा लेकिन इंटरवेंशन यहाँ होगी। अच्छा, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि गलत है अबाउट डायबिटीज़ इंस्पाइडस। अब देखें ना, मैंने आपको बताया था दो रिसेप्टर पर एक्ट करता है, एक V2 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, और एक एक्वापोरिन होते हैं, इन दोनों के ऊपर एक्ट करता है ADH और वाटर के अब्जॉर्प्शन कराता है। तो ये दोनों बातें ठीक लिखी हुई हैं कि ये डिसऑर्डर होता है। देखें ऊपर वाला जो है ना वो एक्स लिंक है और ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। अब ये बात गलत है, मैं आपको बताता हूँ क्यों गलत है। अब इसके अंदर थोड़ा सा समझ लें कि एक ADH की टाइप ऐसी होती है कि जो हमारा सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हमारा प्लेसेंटा वेजोप्रेसिनेज, मतलब वेजोप्रेसिन बोलते हैं ना हम ADH को, तो उसको डिग्रेड करने वाला इंजाइम बन रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल ADH बन रहा होता है, क्योंकि उसको डिग्रेड कर देता है, उसको तोड़ देता है, तो वो अपना काम नहीं कर पाता, तो बॉडी ऐसे परसीव करती है कि इसको डायबिटीज़ इंस्पाइडस है, लेकिन असल में होता नहीं है। तो हमने ये थोड़ा सा हिस्ट्री इसलिए हम होती है। अच्छा, अब इसके अंदर लिथियम हाइपर कैल्सीमिया और तीसरा ऑप्शन है हाइपरकलीमिया। अगर यहाँ पर हाइपोकलीमिया होता ना, फिर ये जवाब ठीक था, तो ये हाइपरकलीमिया की वजह से ये जवाब ठीक नहीं, मैंने थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन भी कर दिया। अच्छा, इनमें से कौन सी ऐसी कॉज है जो कि लीस्ट लाइकली है हाइपोकलीमिया की। देखें ये तीनों ऑप्शन हाइपोकलीमिया काज कर सकती हैं। अगर ये ऑप्शन ना होता, नन ऑफ द अबव, और पूछा होता इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि हाइपोकलीमिया कम चाह से कराता है। देखिए ये डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, ठीक है, ये स्वेटिंग से पोटाशियम लूज हो जाता है और ये लेग्जेटिव से क्या होता है, पोटाशियम डायरेक्ट निकल जाता है।
जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन से लॉस होता है ना, वो इनडायरेक्ट होता है कि वो स्टिमुलेट करता है किडनी को, किडनी उसके रिस्पॉन्स में वो करता है, तो ये लेस लाइकली है इस वजह से। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा इन तमाम के साथ वो डी बनेगा। वैसे जो इसमें से ट्रू, फॉल्स, नॉन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, वो आप इस लिहाज से करें कि उसके बाकी ऑप्शन को देख लें, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरह के सवाल मोस्ट प्रोबेबली जहाँ से नहीं आएंगे, मैंने सीनियर से डिस्कस किया जो एग्ज़ाम बनाते हैं, क्योंकि अब बैन कर दिया है ना सीपीएस में, नहीं, इसको हेट्रोजीनस एमसीक्यूज बोलते हैं। अच्छा, हाइपरक्लीमिया कितना लेवल होता है, उससे पहले हमें नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए। 3.5 से लेकर 5.1 तक है। अब देखें, हम इन दोनों को भी नहीं कर सकते, ये 5.1 अगर यहाँ होता फिर इस ऑप्शन को करते, तो करीब करीब ऑप्शन यही है, तो यही वाला इसका सी ही ठीक है। अच्छा, अब आरटीए रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस ऐसा है कि इसकी ना मेजर 3 टाइप्स हैं, उनमें से 3 भी, तीसरी ऐसी है कि 1 और 2 का इंटरमिक्स है। तो जो हम डिस्कस करते हैं वो 1, 2 और 4 को करते हैं। तो इनमें से जो टाइप 4 है ना, इसके अंदर क्या होता है, पोटाशियम हाई होता है। और इसका एक आगे सवाल भी आएगा टाइप 4 का, मैं आपको बता दूँ टाइप 4 में होता क्या है। इसके अंदर रेनिन भी कम होता है, एल्डोस्टेरोन भी कम होता है, ठीक है। और आपको पता है ये दोनों, रेनिन स्टिमुलेट करता है, एल्डोस्टेरोन इज द मेजर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो कि आपके क्या करता है, सोडियम को कंजर्व करता है, पोटाशियम को एक्सक्रीट कराता है। जब ये काम नहीं होगा पोटाशियम बढ़ जाएगा। अब इसका ब्रेक डाउन है, देखें टाइप 1 क्या है। अच्छा, टाइप 1 जो है ना, है हालांकि टाइप 1, लेकिन ये डिस्टल टेबुल पर एक्ट करता है। और टाइप 2 क्या है, ये प्रोक्सिमल टेबुल पर एक्ट करता है। और ये टाइप 4 कहाँ मसला होता है, कलेक्टिंग डक्ट पे। हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। टाइप 1 के अंदर क्या है, डिस्टल टेबुल के अंदर है, और मसला किस चीज़ का है, हाइड्रोजन आयन सेक्रेट करने का है, ठीक है। पोटाशियम कम है, यूरिन पीएच इसकी हाई होगी, ठीक है। अच्छा, इसकी एसोसिएशन किन चीज़ों के साथ है, ये बड़ा अहम अक्सर आ जाता है कि अगर आपको किडनी स्टोन की, नेफ्रोकैल्सिनोसिस की, बोन डिजीज़ की हिस्ट्री होना, तो वो टाइप 1 के साथ उसकी एसोसिएशन है। अच्छा, मैंने आपको बताया जो टाइप 2 है, हालांकि वो बाद में आता है, लेकिन ये प्रोक्सिमल टिब्यूल पर एक्ट करता है, और ये बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब नहीं कर, उसका हाइड्रोजन आयन का मसला था, इधर बाइकार्बोनेट नहीं हो रहा, ठीक है। बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जब रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो एसिडोसिस हो जाएगा। पोटाशियम इसमें भी कम होगा, लेकिन जो यूरिन पीएच है ना, क्योंकि बाइकार्बोनेट अब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, वहाँ जाएगा तो यूरिन पीएच इसकी जो है ना, जब एक दफ़ा बाइकार्बोनेट डिप्लीट होगा ना, जब डिप्लीशन जोन में होगा तब तो उसकी पीएच ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे डिप्लीट हो जाएगा फिर उसकी कम हो जाएगी। अच्छा, इसकी एसोसिएशन है जो हमारा पेनकोनी सिंड्रोम है, कंजेनिटल डिसऑर्डर, कुछ मेडिसन है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो एसोसिएशन भी आपको याद करनी पड़ती है जब हिस्ट्री में उस तरह की दी हुई। अच्छा, टाइप 4 जो है ना, वो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हाइपरकलीमिया होगा, और काज क्या है, लो रेनिन, लो एल्डोस्टेरोन। अच्छा, इसकी एसोसिएशन जो हमारे डिसऑर्डर हैं, डायबिटीज़ हो गया, यूटीआई और ऑटोइम्यून डिजीज़। अब ना कुछ इसने निमोनिक बनाया हुआ है, वो आप याद कर लेंगे, देखें 214, ठीक है। अब देखें, पोटाशियम पहले दोनों में लो, आखिरी में हाई है, ठीक है। यूरिन पीएच, ठीक है, सिर्फ जो टाइप 2 है ना, उसके अंदर लेस देन 5.5 होगी व्हेन बाइकार्बोनेट डिप्लीट हो जाएगा उस फेज के बाद, बाकी सब में ग्रेटर देन 0.5 है। ये आपके याद करने का नहीं है, ये हमारे केमिकल पैथोलॉजी वालों को याद करना, आपके याद करने के ये 2 पॉइंट है, ठीक है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है कि सिर्फ टाइप 1 के अंदर स्टोन बनते हैं, बाकी किसी में नहीं बनते, ठीक है जी। अच्छा, सूडो हाइपरकलीमिया, सूडो मीन फॉल्स, यानी कि वो कहता है फॉल्स हाइपरकलीमिया, बॉडी के अंदर नहीं था लेकिन लैब ने उसको हाइपरकलीमिया डिनोट कर दिया। उसकी रीज़न क्या हो सकती है, देखें, टॉर्निकोइड जब ज़्यादा होता है तो सेल बर्स्ट होंगे, सेल के अंदर सबसे ज़्यादा इंट्रासेलुलर पोटाशियम ज़्यादा है, तो वो बाहर आ जाएगा, रेज हो जाएगा। हिमोलिसिस के अंदर भी सेल ब्रेक होंगे। अच्छा, ल्यूकोसाइटोसिस होता है ना, जितनी ज़्यादा ल्यूकोसाइटोसिस होता है ना, अब क्या होते हैं, वो सेल को ना, उनकी मेम्ब्रेन को थोड़ा सा इजी टू ब्रेक बना देते हैं, तो उस वजह से भी जब ल्यूकोसाइट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब भी सेल
बर्स्ट होते हैं। तो इन तीनों कंडीशन के अंदर हाइपरकलीमिया बिकॉज ऑफ सेल लाइसिस है, बॉडी के अंदर नहीं है, यानी कि बॉडी के अंदर जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है उसकी डिफेक्ट नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। अच्छा, ओस्मोलैलिटी क्या है? ओस्मोलैलिटी क्या है? सल्यूट कंपार्टमेंट जो कि प्रेशर एग्जर्ट करता है, उस वो किस वजह से होता है? देखिए, कैलकुलेट करते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं, हमें पता होना चाहिए ग्लूकोज, यूरिया और सोडियम कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, कैन बी मेजर डायरेक्टली। कंट्रोल बाय आर्टीरियल प्रेशर, ये बात ठीक नहीं है। कंट्रोल बाय ओस्मोलैलिटी कंट्रोल होती है एडीएच से, एल्डोस्टेरोन, इन चीज़ों से, तो ये भी बात गलत है। हाँ, टाइटली कंट्रोल इन नैरो रेंज, ये बात ठीक है। 285 टू 295 मिली ओस्मोल पर केजी हमारा एक टाइट जोन है जिसके अंदर ही सारी चीज़ें होनी हैं। अच्छा जनाब जी, अच्छा अब हम देखें कि एक मिनट मुझे ज़रा कंफर्म करने दें कि वो हो रही है रिकॉर्डिंग कि नहीं। आई थिंक हो रही है, मुझे नहीं कंफर्म हो रहा, लेकिन चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट हाइपरनेट्रीमिया इज फॉल्स? हाँ, वो देखे ना, ये वाला पॉइंट था जो मैं उधर कंफ्यूज कर गया था। एक ऊपर हाइपोनेट्रीमिया वाला आया था, इसके साथ मैं कंफ्यूज कर गया था। देखिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हाइपरनेट्रीमिया के फॉल्स है? देखिए, हाइपरनेट्रीमिया कब होगा? जब रिलेटिव वाटर डेफिशिएंसी क्या हो, हाइपोस्मोलैलिटी होना, तब हो जाएगा। तो यही इसका गलत था। देखिए, रिजल्ट इन आईसीएफ, मतलब जो इंटरसेलुलर जो वॉल्यूम है ना, वो कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा, स्टिमुलेट करेगा थर्स्ट को, क्या होगा? मिनिमम वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमली कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। तो इसका अपला ऊपर वाला ही ऑप्शन सही नहीं है, उसको मैं कंफ्यूज कर गया था, तो ये दोबारा आ गया। पोटेंशियली फैटल हाइपरकलीमिया कब होगा? जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी हो। देखें, अगर पोटेंशियली की बात की जाए ना लफ्ज़ के ऊपर, फिर ऑप्शन ये होना चाहिए, लेकिन जो सर्टन है ना जिसके ऊपर होगा वो 7.5 होगा। तो ज़्यादा सेफ यही है कि आप 7.greater than 7.5 मिली मोल वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें। अच्छा, अगला सवाल आ गया, ये बड़ा अहम है। ठीक है, उसमें ये है, अच्छा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ इसको। अच्छा, जब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स, सेंट्रल डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स, साइकोलॉजिकल, साइकोजेनिक, ठीक है, या प्राइमरी पॉलीडिप्सिया उसको कहते हैं, वो आ जाए तो किस तरह उसको हम वो करते हैं। देखें, अब यहाँ पे पहले सवाल देख लेते हैं ताकि फिर ये देखें। 20 साल नर्स है, एक्सेसिव थर्स्ट, पोलीयूरिया, नोक्चूरिया, ठीक है, 24 यूरिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमने पढ़ा था 3 लीटर से ज़्यादा होगा तो पोलीयूरिया, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा दिया हुआ है। अच्छा, नॉर्मल वेट है, सब कुछ ठीक है, ड्रग हिस्ट्री, पास मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, बाकी हमने इन्वेस्टिगेशन करा ली, सब मामला ठीक है। अच्छा, हमने कराया उसका वाटर डेप्रीवेशन। वाटर डेप्रीवेशन के बाद क्या होता है कि जो साइकोजेनिक या प्राइमरी पोलीडिप्सिया होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, यूरिन ऑस्मोलैलिटी कंजर्व हो जाती है, ठीक है। वाटर डेप्रीवेशन के बाद हमने इधर देखा कि उसका 90 kg वेट था, ठीक है, वाटर डेप्रीवेशन कराई, ऑल्दो वेट कम हुआ, लेकिन प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी और यूरिन ऑस्मोलैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
फिर हमने उसको, ठीक है, अर्जिनिन वैसोप्रेसिन दिया, ठीक है। उसका क्या हुआ कि उसकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइल्ड सा पड़ा, और इधर भी माइल्ड सा पड़ा है, ठीक है, ना होने के बराबर। तो ये चीज़ें क्या शो करती हैं? देखिए, तीन चीज़ें होती हैं। जब अगर आप वाटर को बंद कर दें और आपकी यूरिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाए तो क्या होगा? ये साइकोजेनिक होगा, ठीक है, साइकोजेनिक डायबिटीज इंस्पिडस होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? वाटर डेप्रीवेशन की, उसका आपका इक्विवोकल आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आप क्या करते हैं? आप देते हैं हमारे पास आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, ठीक है, एडीएच सिंथेटिक देते हैं। अच्छा, एडीएच देने के बाद अगर आपकी यूरिन ओस्मोलैरिटी बढ़ जाए तो ये क्या होगा? सेंट्रल डायबिटीज इंस्पिडस, ठीक है, कि आपका जो ब्रेन जो सेंट्रल सोर्स है वहाँ से ही एडीएच नहीं बन रहा। जैसे ही उसको बाहर से अर्जिनिन वैसोप्रेसिन मिला तो उसने यूरिन ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा दिया। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अर्जिनिन वैसोप्रेसिन दिया फिर भी यूरिन ऑस्मोलैरिटी कम ही रहेगी। फिर वो क्या होगा कि ऑल दो पहले भी था, अब भी हमने दिया है, लेकिन वो नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट ही नहीं कर रहा, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पिडस होगा। अच्छा, एक केमिकल वालों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट ये हो सकता है कि आर्जिनिन वैसोप्रेसिन देने से अगर 10 to 15% इंक्रीमेंट हो सिर्फ यूरिन ऑस्मोलैरिटी में, वो क्या होता है? पार्शियल नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पिडस है, जो कि इस केस के अंदर आप देखेंगे आपको 92 से 114, ये तकरीबन रफली 10 to 15 में आएगा। तो ये वैसे अगर इसका हम डायग्नोसिस बनाएं तो पार्शियल नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पिडस बनेगा, लेकिन क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो हम नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पिडस की तरफ जाएंगे। मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह जो आपको चीज़ें बता दी हैं उर्दू में, उसको डिटेल में मैंने गूगल से उठा के ना, ताकि आप पढ़ लें तो आपको भी समझ आ जाए। अच्छा, 45 ईयर ओल्ड फीमेल है, ठीक है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, न्यूरोसर्जन के पास गया, सब अरेक्नॉइड हेमरेज था, इन्वेस्टिगेशन की। देखें, जो SIADH के ना आपको दो तरह के, और सेरिब्रल साल्ट वेस्टिंग भी, और कुछ कहते हैं सेरिब्रल साल्ट वेस्टिंग भी इसकी ही टाइप है SIADH की। अच्छा, भारत SIADH के आपको दो तरह के, सब अरेक्नॉइड हेमरेज हो, फिर आपको ओस्मोलैरिटी जो प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी है वो कम मिले, ठीक है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा मिले, ठीक है, यूरिन सोडियम ज़्यादा मिले, ठीक है, तो आपका शक चला जाना चाहिए, और प्लाज्मा सोडियम देखें कम है, आपका शक सीधा SIADH की तरफ चला जाए, ठीक है। और एक और केस होता है कि आपको किसी को मतलब कार्सिनोमा होता है, जो कि हमारे पास एक्टोपिकली ना ADH रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से SIADH के फीचर नज़र आते हैं। अच्छा, 7 साल बच्चा है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आए, एक्सरे KUB की है, वहाँ पे स्टोन नज़र आए हैं, नॉन केस ऑफ टाइप 1 RTA है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ना, मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 RTA जो है ना रीनल स्टोन्स के साथ उसका बहुत ताल्लुक है। तो वो कहते हैं कौन सी बात है जो इनसे मिलती है, वो यही है, नेफ्रोकैल्सिनोसिस जो है ना टाइप 1 RTA के साथ उसका एसोसिएशन है, यही इसका जवाब है। अच्छा, 26 साल औरत है, सॉरी 76 ईयर, 26 साल नहीं 76, यानी कि जो बूढ़ों वाले वार्ड में है असेसमेंट के लिए, तो हमने देखा कि उसके अंदर क्या फीचर्स आ रहे हैं। सोडियम देखें, अलो इट इज़ मतलब ये रेफरेंस इंटरवल सही नहीं दिया, 135 to 140, रिलेटिवली लिटिल बिट कम है। और पोटाशियम आप देखें 5.1 तक है, तो ये 6.2 है, ये ज़्यादा है, हाइपरक्लोराइडीमिया है, ठीक है। ये देखें मेट बाइकार्बोनेट क्या है 24 से कम है, और ये pH 7.4 से कम है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है,
विद हाइपरकलीमिया और साथ डायबिटीज़ भी नहीं, डायबिटीज़ की सजेशन नहीं है। लेकिन जब हमने ये देखा रेनिन भी कम, एल्डोस्टेरोन भी कम, ठीक है, तो हम हमें ये चीज़ें किस तरफ लेके जा रही हैं। मैंने आपको बोला था कि सिवाय ये देखें, ये जब आपको इतनी सारी ऑप्शन दे देना किसी एक चीज़ की, तो इसका मतलब वो चाह रहा है कि आपका डायग्नोसिस इनमें से ही बने। और लेकिन हम एक्सक्लूड कर ले पहले कि SIADH क्यों नहीं है। ठीक है, SIADH इसलिए नहीं है, तो आप देखें इसमें हमें कोई ओस्मोलैरिटी ना यूरिन की पता है ना उसकी पता है, तो हम कैसे बना सकते हैं। एडिसन डिजीज़ इसलिए नहीं है कि एडिसन में रेनिन ज़्यादा होता है, एल्डोस्टेरोन कम होता है, तो इसमें दोनों कम है। तो इसका जवाब जो सही है वो टाइप 4 और RT है, जिसके ओनली RT है जिसके अंदर पोटाशियम लेवल ज़्यादा होता है। अच्छा, अगला सवाल आ जाए कि दो ओस्मोलैरिटी, एक है मेजर्ड और एक है कैलकुलेटेड, इन दोनों का डिफरेंस 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे 10 से ज़्यादा है तो इसकी क्या काजेज़ हो सकती हैं। तो इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं जो कि हमने रूल आउट करनी है। इनके अंदर से हमें जो मिल रही है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी काज। एथेनॉल पॉइजनिंग को हमने रूल आउट करना है। देखिए, जितने भी टॉक्सिक अल्कोहल्स और ग्लाइकोल्स हैं, यानी कि जो कि कुछ ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और कुछ एज अ सुसाइडल अटैम्प्ट में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेथनॉल हो गया। ठीक है, तो हमने इनको रूल आउट करना है। और कीटो एसिडोसिस, अल्कोहलिक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस, यूरीमिया, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग, ठीक है, ये बड़ा अहम है। उस मोलैलिटी का ना जो हमारे टॉक्सिकोलॉजी ना उसमें बड़ा अहम रोल है। अच्छा, सूडो हाइपोनेटी में हम ये पहले पढ़ चुके हैं। सूडोमोनाफास लैब ने मेजर किया, उसकी क्या काजेज हो सकती हैं। प्रोटीन लेवल ज़्यादा हो, लिपिड लेवल ज़्यादा हो और ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो, ये तीन चीज़ें ज़्यादा हों तब ये हमारे पास एरर आ सकता है। उम्मीद है मैं चीज़ें आपके लिए आसान कर पाया हूँगा। फिर भी आपको लगता है कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं।